हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट चैप्टर इज कंसीडर्ड टू बी एसी सर्किट्स। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया था और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां खत्म होता है वहीं से हमारा एसी सर्किट्स क्या होता है शुरू होता है। लेकिन दोस्तों इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका हमारा एसी जनरेटर का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है पूरे स्ट्रक्चर का एसी सर्किट्स का, वही क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है 2021 के एग्जाम के लिए। तो वही लोग अभी देख रहे हैं। तो उन सब के लिए हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं और एसी जनरेटर एग्जैक्टली होता क्या है, होता क्या है। तो उस एसी जनरेटर के लिए मैं आज का लेक्चर लेने वाला हूं जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में होने क्या वाला है। तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में कैसे एक्सप्रेशंस करने वाले हैं। फिजिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हार्ड टॉपिक्स में से कोई अगर कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, एसी सर्किट्स कहा जाता है। तो आज मैं एग्जैक्टली आपको बता के एक आइडिया आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज एसी सर्किट एंड हाउ कैन वी सॉल्व दीज सर्किट्स एंड हाउ कैन वी टेस्ट दीज सर्किट्स ऑन रजिस्टर, यानी हम कल से क्या करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सब तरफ भेजिए, आप बहुत ही अच्छे से लाइक कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज का ये टॉपिक एसी जनरेटर 2021 के एग्जाम के लिए नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना, हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे टेक्स्ट बुक में भी इतना अच्छा दिया नहीं है जितना अच्छे से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो उसे ध्यान रखिए और अपने चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, एसी सर्किट को एक बार एसी जनरेटर के तौर पर देखते हैं कि कैसे हमें काम करना है। तो देखिए दोस्तों, हम वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं जो बता रहा हूं उसे देखने की आप और समझने की कोशिश कीजिए। बस आपको लेंज लॉ पता होना चाहिए। समझ लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, ये जो ग्रीन कलर की कॉइल है, ये कॉइल मैंने रख दी है बी नाम की मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया है कि ग्रीन कलर की कॉइल मैंने मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दी है, प्लेस कर दी है। अब ये अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी है दोस्तों, तो दो चीजें हुई हैं। इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स की वजह से ये क्या हो रही है, रोटेट हो रही है इस मैग्नेटिक फील्ड में। यानी हो क्या रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, यानी अल्टरनेटली ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है। ये ध्यान में लिख लीजिए वहां पे आपके रजिस्टर में कि ये क्या आपका परफॉर्म कर रहा है, कॉइल क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एसएचएम। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ऐसे। तो समझ लीजिए जीरो टाइम जब है तब ये यहाँ पे है, और जब टी टाइम हो जाता है तो यहाँ पे होती है। फिर से वापस आएगी, फिर से इधर जाएगी, फिर से वापस आएगी, और उसमें उसने थीटा क्या कर दिया, एंगल इसने क्या कर दिया, तैयार कर दिया। हम क्या करेंगे, हम दोनों वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पे। ओके, तो समझ लीजिए कि हमने ऐसा कर लिया कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, फाई इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एन बी मल्टीप्लाइड बाय ए। क्यों एन बी मल्टीप्लाइड बाय ए, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। व्हेन t इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अगर t 0 नहीं है और t की वैल्यू t ही है, समझ लीजिए कि व्हेन t इज इक्वल्स टू t यानी टाइम t, यानी ग्रीन या ब्लू कलर पे आई है, तो फाई इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एन बी ए इंटू कॉस थीटा। क्यू एन बी ए इंटू कॉस थीटा। एक बार फिर से वो भी बात समझ लेनी चाहिए कि हम अगर यहां पे अगर लिखेंगे तो यहां पे भी ऐसा ही लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू एन डॉट बी डॉट ए। यहां पे भी कॉस प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन बेटा क्या हो गया, ये एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कॉस 90 की समझ लीजिए हमारे पास वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो क्या बन रहा है, एन बी ए इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा बन गया। समझ में आ रहा है आपको।
यहाँ पे क्यों कॉस नहीं आया? क्योंकि बेटा यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो एंगल कितना है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो थीटा बन रहा है इस ब्लू लाइन पे, तो थीटा तो हमें लिखना पड़ेगा। तो एन बी ए इंटू क्या मिल गया, कॉस थीटा। इसे बेटा हम पहले चैप्टर से ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू एन ए बी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये बहुत आसानी से हमने लिख लिया कॉस ओमेगा टी। क्यों? थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी हम सर्कुलर मोशन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ओमेगा टी। देखिए कितने आसानी से हम एक्सप्रेशन यहां जिसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एसी जनरेटर में कितना ईएमएफ जनरेट होता है वो निकालना है। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म बन जाएगी डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एन ए बी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा कहीं भी, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा एक्सप्रेशन चलता है और इसको हमें लेके आगे बढ़ना है। तो डी फाई बाई डी टी लेंज लॉ की तरफ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई, ईएमएफ जनरेट हो गया। यहाँ पे एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस साइन, ओमेगा बाहर आ जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस ई इज इक्वल्स टू ओमेगा एन ए बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन कैसा आ गया यहाँ पे, माइनस, माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल्स टू ओमेगा एन ए बी इंटू साइन ओमेगा टी। बेटा ये हो गया जनरेट ईएमएफ। अब ये अल्टरनेटिंग क्यों है, एसी क्यों कहा जाता है, अल्टरनेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि साइन ओमेगा टी है, ई इज अ फंक्शन ऑफ साइन। अब ई इज अ फंक्शन ऑफ साइन, इसका मतलब क्या है, साइन की वैल्यू एक बार 0 है, एक बार 90 है, एक बार 0 है, एक बार, यानी 0 पे साइन 0 0, साइन 90। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, फिर से कितना आएगा 0, साइन 270 कितना आएगा -1। अल्टरनेट हो रही है ना वैल्यू, यानी अगर ईएमएफ साइन का फंक्शन है तो ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो रही है, अल्टरनेट हो ही रही है। ओके, तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि इफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90, देन E इज इक्वल्स टू ओमेगा एन ए बी, इसे क्या कहा गया, मैक्सिमम, यानी कौन सी वैल्यू बेटा, पीक वैल्यू कहेंगे। इस चैप्टर में ध्यान रखना, इसे कौन सी वैल्यू कहेंगे हम, पीक वैल्यू, और उसे E0 से इंडिकेट करेंगे और हमारा इक्वेशन बनेगा E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ये है एसी जनरेटर का इक्वेशन, कि एसी जनरेटर जिसका सिंबल ऐसा निकालते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए, मैं एक ही बोर्ड पे आपको समझाने को, ऐसा अगर कनेक्टेड है तो ये क्या हो गया, एसी जनरेटर हो गया। और एसी जनरेटर में ईएमएफ कितना जनरेट होता है, E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ एसी जनरेटर क्या करेगा, जनरेट करेगा। और क्यों ऐसा, उसे एसी अल्टरनेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ना, ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 होगी तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू जब 90 हो जाएगी तो ईएमएफ कितना होगा, ओमेगा एन ए बी होगा। तो उसे हमने कौन सी वैल्यू लिख दिया, पीक वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, E0 लिख सकते हैं। ओके, E0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो E0 क्यों लिख सकते हैं, हम पीक वैल्यूज को वैसा लिखने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने डिसाइड किया है कि हम पीक वैल्यूज ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये हमने एसी सर्किट बताया। मुझे इस साल इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए आया कि ये बेसिक एक्सप्रेशन जो है वो इन्होंने बताया ही नहीं, ये इन्होंने टेक्स्ट बुक में लिखा ही नहीं है। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से नहीं लिखा है, कि उन्होंने बताया ही नहीं है कि एग्जैक्टली अंदर हो क्या रहा है। तो इसके वजह से मैंने आपको आज एसी जनरेटर बताया। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया एसी जनरेटर। इस एसी जनरेटर में क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये ईएमएफ जनरेट होगा। अब हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट होता है, यानी अगले एक्सप्रेशन से, कल से हम एक्सप्रेशन क्या स्टार्ट करने वाले, इस ईएमएफ को अगर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, इस ईएमएफ को एक इंडक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, इस ईएमएफ को एक हम कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी फेज में चेंज होगा कि नहीं। अब फेज कहां से आ गई, ओमेगा टी फेज आ गई ना।
ओमेगा टी इज इटसेल्फ इट इज अ फेज। तो ओमेगा टी में चेंज होगा कि नहीं वो तो मैं आपको धीरे धीरे बताते ही जाऊंगा। लेकिन एसी सर्किट्स एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको समझ गया तो आपको 12th का फिजिक्स ही समझ गया, आपकी झंझट ही खत्म हो गई ऐसा आप समझ लीजिए। और मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतना क्लियर पढ़ाऊंगा कि आप याद करेंगे कि सर ने पढ़ाया था करके। कि एसी सर्किट्स अगर आइडिया आपकी क्लियर होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मुझे पढ़ाते हुए तो बहुत सारा मज़ा आता ही है हमेशा। बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आपके इकोनॉमिक हेल्प की भी ज़रूरत है। अगर कोई भी मुझे इकोनॉमिक हेल्प करना चाहता है तो मैंने इस बार डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। यू कैन फोन पे फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक हेल्प आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पढ़ते रहिए। मैं पढ़ाता रहूँगा, ऐसी सर्किट्स को पढ़ेंगे हम।